नमस्कार साथियों, आप सभी का संकल्प एजुकेशन जामताड़ा में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग माइंड मैप का सीरीज़ बना रहे हैं हर चैप्टर का। इससे पहले ऑलरेडी 6 चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं, फर्स्ट गो एंड विजिट देयर, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा। आज हम इस वीडियो के थ्रू आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 से पहले जो चैप्टर 7 है, अल्टरनेटिंग करंट एसी, उसको मैंने अभी स्किप किया है। मैं आप लोगों का कमेंट का वेट कर रहा हूं कि आप लोग कब कमेंट करेंगे कि एसी का वीडियो लेकर के आइए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, हर चैप्टर का माइंड मैप चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 8। चैप्टर 8 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है आपका? हिंदी में इसे आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में ऑसिलेट हो, दोनों साथ में दोलन करे। बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा वेव जिसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चले। क्लियर है? वैसा वेव को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन क्या सिर्फ इतना बात पता होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खत्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके कुछ कैरेक्टर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो इस चैप्टर में आएंगे। आपका सारा बात है। सारा बात को क्लियर करने के बाद आप लोगों से कमेंट में फिर से मैं वही कह रहा हूँ, राय मांगूंगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कैसा चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले जो आपको पढ़ना चाहिए, इसका हिस्ट्री क्या कह रहा है। इसका हिस्ट्री कहता है इन 1886 हेनरिच हर्ट्ज became the first person to transmit and receive controlled radio. To transmit and receive controlled radio. यहाँ रेडियो क्या है ना, रेडियो वेव का बात हो रहा है। आप आज के टाइम पे खूब आराम से, यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद घर में बैठ के मोबाइल में आप उसी वीडियो को डाटा का यूज करते हुए देखेंगे। तो ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? यहाँ पे रेडियो वेव का ट्रांसमिशन हो रहा है। आई एम सेंडिंग यू द रेडियो वेव एंड यू आर रिसीविंग। मतलब एक मोबाइल फोन में या लैपटॉप में क्या लगा हुआ है? एक ट्रांसमीटर या फिर एक रिसीवर, मतलब दोनों लगा हुआ है, क्योंकि वो वीडियो वहां से भेज भी सकता है, वो रिसीव भी कर सकता है। ये फर्स्ट टाइम 1886 में, नाम है हार्ज, हेनरिच हार्ज ने इसको डिस्कवर किया था या यूज किया था, आप बोल सकते हो। क्लियर है? तो वहां से क्यूरियोसिटी चालू हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा हुआ। इसके इस चैप्टर में बहुत सारे हिस्ट्रीज है। तो अबाउट दैट हिस्ट्री वी शुड गो इनटू द चैप्टर, ताकि आपको पता हो, ताकि आप इस लाइन पे बने रहें कि हमें रिवीजन करना है। सर, हमने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपका वीडियो में आए हैं सिर्फ रिवीजन करने के लिए। तो रिवीजन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बातें याद रखना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्टकट में इसे EMW बोलते हैं। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका गुण क्या है ना, डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेट। इसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए। एज यू नो, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हो, लाइट, जो विजिबल लाइट आप पढ़ते हो, जैसे विवगियोर, बे, ऐसे ही हिंदी में कुछ बे, ज, ना, ही, पी, नाला, समथिंग एल्स, ऐसा कुछ होगा। विवगियोर आप जानते हो ये चीज, ठीक है? तो विवगियोर में जो लाइट है, क्या उसको कोई भी मीडियम का जरूरत था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। और अगर सच कहें तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। जो आप पढ़ते हो, इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो इसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, कोई मीडियम का जरूरत नहीं है इसको प्रोपेगेट करने के लिए। तो मैं इधर दाग
वगैरह दूं इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, आपके साथ साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत करते चलेंगे और मेहनत का फल जरूर आएगा। रिजल्ट के बाद आपको पता चलेगा कि ये माइंड मैप आपका कितना यूजफुल था। उस वक्त आप शायद आकर के कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। सेम बात है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से चलता है ना, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या लिखा हुआ है, ये मैक्सवेल ने बताया था एक्सपेरिमेंटली। C = क्या होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। न्यू नोट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हो आप, ये मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हो आप। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू क्या होता है, एक कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। ये कहां प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां प्रोड्यूस होता है। तो हमने शुरू में ही बताया था कि अगर कोई चार्ज है रेस्ट पे रखा हुआ है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मोशन के साथ साथ अगर एक्सेलरेशन में भी है, एक्सेलरेशन माने उसका वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा हो, ऐसा मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। बोलने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और वो प्रोपेगेट भी होगा, दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, दोनों साथ साथ चलेगा। बात आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलेगा साथ साथ, किस तरह से चलेगा ना, आपस में परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि अगर मैं एक वेव हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, और सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा और आगे भी बढ़ेगा इस तरह से, और तीनों चीज एक साथ होगा, तीनों चीज एक साथ होगा, कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता। आगे आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैग्नेटिक फील्ड बाद में, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ और दोनों बराबर, दोनों बराबर। अब देखिए, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर दिया। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, आर इन फेज लिखा हुआ मतलब आर इन सेम फेज, एंड देयर रेशियो इज कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा, जो पीक वैल्यू का बात कर रहे हैं, शीर्ष मान हिंदी में बोलते हैं, पीक वैल्यू का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो एक कांस्टेंट होता है, दैट इज नथिंग बट c, जो आपने पढ़ा है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेम फेज में होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकला मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही साथ में ही निकलेगा, सेम फेज में होता है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जितना ऊपर तक जाएगा, दैट इज E0 और B0 मैक्सिमम, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, C के बराबर होगा। और C क्या है आपको पता है। ये वेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। ट्रांसवर्स इन नेचर तो आपको पता है, क्लास 11 में आप पढ़े हैं, वेव दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। जब कभी भी पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन हो, मतलब एग्जांपल के लिए अगर हम बोले कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बना रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चल रहा है। क्लियर है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट दिस बी इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से है, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, मतलब बाहर की तरफ है, असल में इस तरह से है, मतलब बाहर की तरफ इस तरह से बना हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे इस तरह से। तो देखिए प्रोपेगेशन किधर है ना, एक्स एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिएगा ध्यान से, वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोपेगेशन किधर किधर रहा हुआ है ना, एक्स एक्सिस की तरफ, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन हो, उसी को क्या बोला जाता है ना, ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। लॉन्गिट्यूडनल किसे कहते हैं, जब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल एक ही तरफ, सॉरी प्रोपेगेशन ऑफ वेव एक ही तरफ हो, मतलब वाइब्रेशन इस तरह से हो रहा और प्रोपेगेशन भी इस तरह से हो रहा, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर का है, इसके जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्लियर है, तो ये ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, ये मैक्सवेल इक्वेशन आपको पढ़ना है, लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने से पहले अगर आप इसको पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। क्या है ना, कंडक्शन करंट। ये कौन सा करंट है, अरे अभी तक जो चीज पढ़ के आए हो, जो करंट अभी तक पढ़ के आए हो, क्या है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट।
इतना दिन से तो यही करंट पढ़ के आ रहे हैं और बिल्कुल वही करंट है, लेकिन स्पेशल नाम इस चैप्टर में इसे दिया गया है कंडक्शन करंट। ना लिख रहा है द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑफन कॉल्ड कंडक्शन करंट। कभी कभी हम लोग उस करंट को जो किसके वजह से है ना, फ्लो ऑफ चार्ज के वजह से डेवलप होता है या प्रोड्यूस होता है, उस करंट को हम क्या कहेंगे ना, कंडक्शन करंट। एंड दैट इज इक्वल टू dq by dt। इसका सिंबल होता है IC। जनरली I हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, I इक्वल टू क्या होता है q by t। यहाँ पे dq by dt बोल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, कंडक्शन करंट कहते हैं। इस चैप्टर में इसका नाम कंडक्शन करंट दिया गया है। इसके लिए कंडक्टर का जरूरत है, बिना कंडक्टर का चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया है, कंडक्शन करंट है। आगे एक नया करंट का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए ध्यान से समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है नहीं है आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बस हम रिवाइज करा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। मान लीजिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे करंट जा रहा है I और ये करंट, ये मान लीजिए प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, तो करंट इधर से पार होता है आपका I। ये जो करंट पार हुआ हवा से कहाँ से चला गया भाई, कहाँ से चला गया, यहाँ तो कोई मीडियम नहीं है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो ये करंट यहाँ से यहाँ तक कैसे चला गया। बस इसी चीज को क्लियर करने के लिए मैक्सवेल ने एक नया टर्म लेकर के आया करंट का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। कि अगर कह रहा है इफ देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक करंट, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट है एज वेल एज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल हो, ये जो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, और ये अगर बदले किसी तरह से, कैसे बदलेगा, यहां का करंट को चेंज कर दीजिए, यहां पे जो करंट है वो अगर वेरिएबल है तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेरिएबल होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, अगर कहीं करंट है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट रिजल्ट्स मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर कहीं करंट है और अगर वेरिएबल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, वेरी करना चाहिए, तो इससे क्या होगा ना, उस जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। सिंपली कहें, ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे वेरी हो रहा है तो उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वही चीज लिखा हुआ है एंड कॉजेज डिस्प्लेसमेंट करंट, और वही प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक करंट आता है जिसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है, उसको किस तरह से निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, ID डिस्प्लेसमेंट करंट को बोलते हैं ID एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये आपको पता है माइनस डी फाई बाई डी टी क्या है, EMF है, ये EMF है। EMF इक्वल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके पहले मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बोलते थे हम लोग ना, EMF इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे लॉ जो बताया था। यहाँ पे सिंपली I इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया आपका कंडक्शन करंट क्लियर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट कंप्लीट। अब आ जाता है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ने जादू किया, जादू कुछ नहीं, वो उन्होंने खुद कोई भी इक्वेशन को नहीं बनाया, पहले से जो इक्वेशंस थे उन सारे इक्वेशंस को एक जगह पे सजा करके रखा और बताया कि इन सभी इक्वेशन से जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम है या जितना मैग्नेटिज्म का प्रॉब्लम है सब सॉल्व किया जा सकता है। तो इनमें से ये 4 इक्वेशन हैं, आप ध्यान दीजिएगा, गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये सब अपने आप में अलग लॉ है, लेकिन मैक्सवेल ने एक जगह में सजा करके इन्होंने बताया कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी प्रॉब्लम है आप इन 4 इक्वेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो इन्हें ही क्या नाम दिया गया, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हो क्या ना, E डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हो, चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिज्म में आपने क्या पढ़ा, मैग्नेटिज्म में पढ़ा है B डॉट ds, E डॉट ds के जगह में क्या हो जाता है B डॉट ds, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का बात हो रहा है, B डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, जीरो, और E डॉट ds क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फैराडे लॉ में आपने क्या पढ़ा, फैराडे लॉ में पढ़ा था EMF इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी,
माइनस डी फाई बाई डी टी। और उन्होंने क्लियर किया मैक्सवेल भाई साहब ने कि जो ईएमएफ होता है वो लीनियर इंटीग्रल का मतलब होता है ई डॉट डी एल, इलेक्ट्रिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल है, ई डॉट डी एल है, डीएस नहीं है। लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये माइनस डी फाई बाई डी टी ईएमएफ के बराबर होता है, आपको पता है। और दोनों को बराबर करके लिख दिया तो ये बन गया मैक्सवेल का इक्वेशन। असल में फराडे ने पहले ही बता दिया था ईएमएफ बराबर दिस मच होता है, इन्होंने बताया कि ईएमएफ बराबर ये भी होता है, तो दोनों को बराबर करके एक जगह लिख दिया। क्लियर है? अभी एम्पियर्स लॉ में थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, ये हम मानते हैं और आपको देखने को भी मिलेगा। एम्पियर्स लूप लॉ आपने पढ़ा होगा, एम्पियर्स लॉ, उसमें पढ़े थे बी डॉट डी एल इक्वल टू न्यू नोट आई। क्या पढ़े थे? बी डॉट डी एल इक्वल टू न्यू नोट आई, एम्पियर्स लॉ। लेकिन यहां पे क्या लिख रहा है? बी डॉट डी एल इक्वल टू न्यू नोट आई प्लस न्यू नोट एप्सिलॉन नोट माइनस डी फाई बाई डी टी। ये क्या है? ये नया टर्म आ गया आपका, ये कुछ और नहीं, ये न्यू नोट लिखा हुआ है, और ये आई जो है ना बाबू, ये कंडक्शन करंट है। ये आई कहां से आएगा? यहां से आएगा डी क्यू बाई डी टी से। और यहां पे न्यू नोट, यहां पे आप क्या लिखे हो? न्यू नोट इंटू आई डी लिखे हो। समझ में आ रहा है? दो तरह का करंट उन्होंने बताया ना, मैक्सवेल ने बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो उन्होंने क्या किया कि बी डॉट डी एल जो आप लिख रहे हो न्यू नोट इंटू आई, वो न्यू नोट आई नहीं, न्यू नोट आई सी है, कंडक्शन करंट है। लेकिन एक और करंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट को आपने स्किप कर दिया, कौन? एम्पियर्स ने। तो इन्होंने सुधारा और इसको एक और करंट के साथ न्यू नोट इंटू आई डी किया, और आई डी का वैल्यू आप देख पा रहे हो, एप्सिलॉन नोट माइनस डी फाई बाई डी टी, वही चीज लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी। क्लियर है? तो ये हो गया एम्पियर्स लॉ। एक्चुअली ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ ये नहीं है। एम्पियर्स लॉ था आपका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू न्यू नोट आई, ये है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, या फिर हम इसको बोलते हैं, इसका जो प्रॉपर नाम है इसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। एम्पियर का हेल्प लेके मैक्सवेल ने इसको डेवलप किया था, इसीलिए इसका नाम है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म है बाबू, एनर्जी डेंसिटी। क्या है? एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या है? नथिंग, सिंपल याद रखिएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जितना टोटल एनर्जी है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और एक बात बता दें कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड के पास भी एनर्जी है, और दोनों एक साथ चल रहा है तो टोटल एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी। और एक बात यहां याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी जितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी भी उतना ही होता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी उतना मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी होता है, दोनों एक साथ चलता है। बोलने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितना भी एनर्जी होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पार्टिसिपेट करता है मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही पार्टिसिपेट करता है। यहां पे एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात किया गया है, और एनर्जी डेंसिटी क्या है ना? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है उसे बोलते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं? तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये एनर्जी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? 1/2 बी स्क्वायर बाई न्यू नोट। क्या है? 1/2 बी स्क्वायर बाई न्यू नोट। दिस इज द टोटल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऐड करने के बाद जो एनर्जी होता है वो क्या बोलेंगे इसको हम? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड किया हुआ, ऑलरेडी वॉल्यूम से डिवाइड किया हुआ है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी। दिस इज नॉट एनर्जी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है? सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को ऐड कर दिया, टोटल एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब बात करते हैं एवरेज, यूए भी लिखा हुआ है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड। लॉन्ग टाइम, एक लंबा टाइम के लिए आप कोई भी चीज एक लंबा टाइम के लिए कोई भी फंक्शन करते हैं तो उसका एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज निकालते टाइम आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 कर दीजिए, पहला बात। दूसरा बात, एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट उतार दीजिए जैसा का वैसे। यहाँ ई स्क्वायर है, यहाँ ई नोट स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ पीक वैल्यू लगता है, ध्यान से, यहाँ पीक वैल्यू लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ भी वही 1/2 की जगह 1/4, बी के जगह में बी नोट हो जाएगा, बी नोट का स्क्वायर,
और यहाँ पे न्यू नोट का न्यू नोट हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपको ये मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का खाली दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका ये वैल्यू मिलेगा इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ 1/4 की जगह 1/2 कीजिए, एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर कर दीजिए, 1/4 की जगह 1/2 हो जाएगा बस। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, तो सेम चीज यहां पे भी लिखा हुआ है, बस आपका एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है, इसमें होता है बी नॉट स्क्वायर बाय न्यू नॉट। इसको कैसे लिख रहे हैं सर? तो आपको पता है C इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाय बी नॉट। इसका वैल्यू का यूज करना पड़ेगा आपको, और दूसरा चीज आपको यूज करना पड़ेगा न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर। यहां हमने बताया था आपको कि C इक्वल टू क्या होता है, देखिए C इक्वल टू होता है 1/√न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकालिएगा तो 1/c स्क्वायर आएगा। इस वैल्यू को पुट करके आप क्वेश्चन में लगाइएगा तो ये वैल्यू निकल करके आएगा। हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, ऑलरेडी आप सभी चीजों को पढ़ चुके होंगे। तो अब एक और टॉपिक बचता है इस चैप्टर में और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरी आना ही आना है, हर साल आता है इसका थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, तो जाइएगा मत, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से सवाल आना ही आना है, घुमा फिरा के हर साल पूछता है, और CBSE का तो बेस्ट टॉपिक है ये, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करता है इस टॉपिक को, तो स्किप तो कर ही नहीं सकते। क्या याद करना है? देखिए मैं एक सीक्वेंस लिख के दिया हूँ, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्सरे एंड गामा रे। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। और क्या है सीक्वेंस? मैंने आपको देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा वेवलेंथ का बताया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए वेवलेंथ घटता जा रहा है, वेवलेंथ घटता जा रहा है। एक बात और बता सकते हैं हम लोग कि फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा क्या होता है ना, आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स होता है, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। ठीक है, तो अगर लैम्डा घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। आपसे अगर पूछे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है, बोलेंगे रेडियो वेव का। रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो किसका होता है ना, गामा रे का। क्लियर है? अच्छा, इसका उल्टा अगर पूछे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, तो गामा रे का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है ना, रेडियो वेव का सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर है? एक और टर्म से सवाल आता है फ्रीक्वेंसी और आपका वेवलेंथ के अलावा एनर्जी से। एनर्जी किसका सबसे ज्यादा है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, E इक्वल टू क्या होता है ना, hc/λ। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हमने बताया कि वेवलेंथ घटता जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी लिख दिए हैं डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हमने बोला कि वेवलेंथ घटता जा रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, गामा रेज। सबसे ज्यादा एनर्जी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, गामा रेज का। इसीलिए आपको पता है कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, उससे अल्फा बीटा गामा तीनों रेज निकलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ड्रास्टिक होता है वो गामा रेज होता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत जल्दी फैलता हो, और जिसका एनर्जी ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है E इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अगर किसी का एनर्जी ज्यादा तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब वो जल्दी जल्दी फैलता है। तो आपने सुना होगा कहीं भी क्या, एक ही जगह पे अभी एटम बम यूज हुआ था जापान में, तो वहाँ जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है ड्यू टू गामा रेज। सन से भी गामा रेज आ रहा है, लेकिन ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करके रखता है गामा रेज से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में सवाल क्या आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमने एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया कि इस टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है भाई, रेडियो वेव का। लैम्डा इसका कितना होता है, रेंज आपको याद रखना, दिस इज द कॉलम ऑफ रेंज। यहां हमने रेंज लिख दिया है। सर आपने वेवलेंथ का रेंज लिखा, अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए, अरे तो अभी बोला फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ना, E इक्वल टू hc/λ। तो h न्यू, मतलब न्यू इक्वल टू क्या हो रहा है, c/λ।
न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। अगर लैम्डा पता है तो आराम से न्यू निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, बिकॉज सी इज कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं ले। तो एक ही डाटा याद कीजिए, फ्रीक्वेंसी याद मत कीजिएगा, वेवलेंथ याद कीजिए, फ्रीक्वेंसी अपने आप जो है निकाल सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल एक आध छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो रेंज आपको याद रखना है रेडियो वेव का क्या है ना, लैम्डा इज ग्रेटर देन, वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 10⁸ नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर है यहाँ पे, ध्यान से ये नैनोमीटर लिखा हुआ है। अच्छा, माइक्रोवेव का होता है 10⁻8 नैनोमीटर से 10⁵ नैनोमीटर। अरे सर घट रहा, मतलब बोल तो रहे हैं घट रहा, ऊपर से नीचे वेवलेंथ क्या हो रहा है, घट रहा 10⁸ से 10⁵, फिर 10⁵ से 700 नैनोमीटर, और उसके बाद 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। और ये इंटरेस्टिंग हो जाता है आपके लिए, ये क्या है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या है, जो हम देख सकते हैं भाई, वही लाइट। मतलब कौन सा, विबग्योर ना, VIBGYOR, VIBGYOR। तो क्या सर इस हिसाब से लिखा हुआ, नहीं, उल्टा के हिसाब से लिखा हुआ है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम होता है आपका वायलेट का। ध्यान रखिएगा, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। 700 से 400 किया हुआ, 400 से 700 होता है, मतलब 400 से 700 नैनोमीटर का रेंज होता है इसका वेवलेंथ का। और ये लाइट हम देख सकते हैं, अगर वेवलेंथ उस लाइट का 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच है तो वी कैन विजुअलाइज दैट ऑब्जेक्ट। अगर उससे ज्यादा है तो नहीं देख सकते, उससे कम है तो भी नहीं देख सकते। इसका मतलब यहां तक ज्यादा था, नहीं देख सकते, उसके नीचे भी नहीं देख सकते, याद रहेगा। देखिएगा ध्यान से, यहां आर से ज्यादा जो होता है वो होता है इंफ्रारेड, और वायलेट से कम जो होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। यहां देखिए इंफ्रारेड, यहां नीचे क्या है, अल्ट्रा वायलेट। इसलिए यहां लिखा हुआ विजिबल, विजिबल का मतलब होता है विबग्योर, और भी से कम कौन है, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से कम अल्ट्रा वायलेट, और रेड से ज्यादा इंफ्रारेड। क्लियर है, रेड से ज्यादा इंफ्रारेड। तो सिंपल याद रखिएगा, विबग्योर या फिर विजिबल लाइट का रेंज क्या होता है, 700 नैनोमीटर से आपका 400 नैनोमीटर का होता है, जिसमें 700 नैनोमीटर किसका है, रेड का है, और 400 नैनोमीटर वायलेट का है। आगे चलते हैं, उसके नीचे क्या होता है, मैंने बोला ना अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट का रेंज क्या है, 400 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच होता है। और उसके बाद होता है एक्सरे। एक्सरे का रेंज होता है 10 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर, बहुत कम रेंज में आ गया। वेवलेंथ इसका बहुत कम होता है, वेवलेंथ इसका बहुत कम होता है एक्सरे का। और उससे भी कम वेवलेंथ होता है, सबसे कम वेवलेंथ होता है 0.01 नैनोमीटर से भी कम, किसका ना, गामा रेज का। गामा रेज का वेवलेंथ बहुत कम होता है। इस टाइप का सवाल समझ में आ गया, रेंज आपको समझ में आ गया, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आ सकता है। इसका यूज भी आ सकता है, ऐसे बोल सकता है, राइट द नोट्स ऑन गामा रे। तो क्या लिखिएगा भाई, गामा रे का रेंज क्या है, गामा रे का यूज कहां है, यही बना करके लिख सकते हैं। गामा रे क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सिंपल इस तरह से बातें लिख सकते हैं। तो यूज का भी एक कॉलम हमने बना दिया है, कहां कहां यूज होता है। तो रेडियो वेव कहां यूज होता है, हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। 1886 में कौन डिस्कवर किया था इसको, हेनरी ने। हेनरी ने पहली बार कोई भी रेडियो वेव को रिसीव या ट्रांसमिट करने का उपाय बताया था या यूज किया था। तो यहाँ पे रेडियो में यूज होता है। आप जैसे कि अभी वीडियो देख रहे हैं ना, हमने ये वीडियो आपको भेजा है, तो कोई कनेक्शन तो मेरे और आपके बीच तार का है नहीं, तो ये सिग्नल के थ्रू जा रहा है रेडियो, वो एक वेव है। और रेडियो का इस्तेमाल, मतलब आप फोन में बात कर रहे हैं किसी से, तो ट्रांसमिशन ऑफ, या फिर आप सिंपल बोलिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सब कुछ रेडियो वेव का यूज हो रहा है। टीवी सिग्नल वही बात है, एक ही बात है। अब बात करते हैं हम लोग माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का यूज होता है, आप लोगों के घर में माइक्रो ओवन होगा, कोई चीज को गर्म करने के लिए, ठंडा हो गया थोड़ा गर्म कर दो मम्मी, वो ओवन में डाल दिया, गर्म हो गया, यूज कर लिए। वहां पे क्या निकल रहा है, माइक्रोवेव निकल रहा है। माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है। इसका मतलब क्या है ना, माइक्रोवेव हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। माइक्रोवेव जो है ना, हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। किसी भी जगह से अगर ज्यादा देर तक माइक्रोवेव जाएगा ना, वो जगह बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। क्लियर है। तो माइक्रो ओवन में यूज होता है, रडार में यूज होता है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड नाइट विजन के लिए काम आता है, रात में देखने के लिए काम आता है। भाई अंधेरा है, वो चश्मा पहन लेना, और ऐसा चश्मा पहन लेना जिसमें इंफ्रारेड निकल रहा हो, तो वो क्या दिखेगा, अब रात को उजाला दिखेगा कि दिन हो रहा है। तो नाइट विजन के लिए आपका इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। क्लियर है।
इंफ्रारेड का यूज सिर्फ नाइट विजन के लिए नहीं होता है, एक और मैं बता दूं कि कहीं किसी वक्त वेदर क्लाउडी है, ठीक है, और फोटोग्राफी करना है तो फोटोग्राफिक प्लेट में भी इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है कि क्लाउड में भी आप फोटो खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने देखा था सीबीएसई में पूछा हुआ। उसके बाद विजिबल लाइट, अरे भाई विजिबल लाइट का यूज क्या है? विजिबल लाइट का यूज टू ऑब्जर्व वर्ल्ड, किसी भी चीज को देखने के लिए विजिबल लाइट चाहिए, अदरवाइज आप देख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। क्लियर है? उसके बाद है आपका यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे का इस्तेमाल हम लोग बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं कि किसी भी पार्ट में, बॉडी का किसी भी पार्ट में, सिर्फ बॉडी नहीं, हो सकता है कि प्लांट बॉडी हो, प्लांट बॉडी के किसी पार्ट में बैक्टीरिया हो गया हो, बैक्टीरिया को मारना हो, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप अल्ट्रावायलेट रे का। अल्ट्रावायलेट रे का यूज करके आप बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक्सरे, एक्सरे का इस्तेमाल क्या? डिटेक्ट बोन ब्रेक, हड्डी टूट जाता है तो क्या बोलता है डॉक्टर कि एक्सरे करा के लाइएगा, यही ना? तो एक्सरे का यूज जो है ना, हड्डी जब टूट जाता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है, एक्सरे का यूज होता है। इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, देख रहे हैं ना, 10 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर तक होता है। आराम से ये पता कर देता है, थोड़ा सा भी क्रैक होगा तो डिटेक्ट करके बता देगा कि हाँ बिल्कुल क्रैक है। हाँ, सवाल ये उठता है कि बोन ब्रेक का अगर मशीन है सर, हार्ट ब्रेक का कोई मशीन है कि नहीं? तो हार्ट ब्रेक का अभी तक कोई मशीन नहीं हुआ है। अब किसका क्या दिल टूट रहा है उसके लिए भी कोई वेव आएगा तो आगे बताएंगे। फिलहाल बोन ब्रेक का हमारे पास तरीका है एक्सरे, ठीक है? तो हार्ट ब्रेक के लिए देखिएगा, आप लोग सर्च कीजिएगा ये सब चीज। गामा रे का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है ना? टू डिटेक्ट कैंसर। अरे टू डिटेक्ट कैंसर, गामा रे उसमें पार कर दिए तो कैंसर पता चल जाएगा बॉडी में। अरे कैंसर क्या है भाई? एक बीमारी जो सेल में होता है, जिसका सेल में मतलब बैक्टीरिया या इन्फेक्शन बोल सकते हैं, एक तरह से इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए गामा रे का यूज होता है, और डिटेक्ट नहीं, ट्रीट करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए। उस सेल को डैमेज कर देता है गामा रे, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और ये एनर्जी किसी भी पार्ट में बॉडी का पड़ेगा ना, वो सेल डैमेज हो जाएगा। तो टू ट्रीट कैंसर गामा रे का यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लियर हो गया होगा, और ये मैं ब्रीफ से बताया। ये चैप्टर छोटा सा ही है, बिल्कुल छोटा सा है। अगर डिटेल में भी आप पढ़े होंगे तो आपके पास कम से कम मोटा मोटी 20 से 25 पेज का नोट्स बना होगा, इससे ज़्यादा का जरूरत है नहीं। आई डोंट थिंक, हमने 20-25 पेज भी बहुत ज़्यादा बोल दिए। क्लियर है? ये टॉपिक छोटा है, ये चैप्टर छोटा है, लेकिन आपको अच्छा खासा मार्क्स देके जाता है, इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, मतलब अच्छा जरूर लग रहा होगा, तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वो नेक्स्ट वीडियो क्या होगा आप लोग रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।